हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज के ये वीडियो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था टर्म 1 MCQ टाइप क्वेश्चनों का फिजिक्स कंपलसरी का 12th क्लास का ये पेपर है बच्चों। आज हम आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन करवाने वाले हैं विद कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है झारखंड बोर्ड, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साथ के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जाती है। और साथ साथ जो क्लास का जो अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपसे कह रहा है दो आवेश वाले गोले डी दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। देखो शुरुआत में क्या था, दो आवेश थे, यहाँ आपका Q1 आवेश मान लो, यहाँ आपका Q2 मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस थी D, तो बल लग रहा था F बराबर में K Q1 Q2 बटे में दूरी यानी कि D का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आवेश के मान को दुगुना कर दिया, तो F डैश नया बल मान लो के आवेश दुगुना यानी 2Q1 और 2Q2 कर दिया, और दूरी भी आपने क्या कर दी भाई, दुगनी कर दी, यानी पहले D थी अब कितनी हो जाएगी 2D का स्क्वायर। यहां से आप सोल्व करते हो, 2 से 2 गुणा हुआ 4 के Q1 Q2 बटे में 4D का स्क्वायर। तो यहां देख सकते हो आप 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो ये आपका जो पहले बल लग रहा था F, तो F डैश बराबर क्या आ जाएगा, F आने वाला है, यानी कि अब भी उतना ही बल लगेगा, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम आवेश है तो Q का मान दिया हुआ है 100 नैनो कूलम। नैनो को आप चेंज करते हो तो 10 की घात माइनस आप क्या करोगे, गुणा करोगे। 100 का मतलब है 10 की पावर 2, तो यहाँ आपका बचेगा 10 की घात माइनस 7 कूलम। आपसे कह रहा है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो आवेश की क्वांटिका नियम के अनुसार Q बराबर होता है Ne, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N बराबर फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन में E। तो Q का मान कितना है भाई, Q का मान है गुरुजी 10 की घात माइनस 7, इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। ये पावर आपकी ऊपर जाती है तो आपकी 10 की पावर 12 और नीचे 1.6 आपका हो जाएगा। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो एक पावर आपकी ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर 13 बटे में 16 आपका बच जाएगा। अब देखिए 10 की पावर 13 में आप 16 का भाग नहीं दे पाओगे, इसीलिए ना आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर 2 को मतलब 100 और 10 की पावर 11 बटा में 16, राइट। अब देखिए आप इसको ना 4 के पहाड़ से काट दो, ये 25 बार कट जाएगा, ये आपका 4 बार कट जाएगा, और जब आप भाग लगाते हो 25 में 4 का तो ये आपका आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वस्तु के अंदर मौजूद है, पिंड के अंदर कह दो चाहे वस्तु के अंदर कह दो, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट सवाल, तो अगला सवाल है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर में F अपॉन में Q, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का हो जाएगा आपका कूलम, तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। देखो जब भी आप कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है, यह आपका कौन सा है, समरूप विद्युत क्षेत्र। जब भी आप समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी डाइपोल को रखते हो, विद्युत द्विध्रुव को रखते हो, तो उस पर जो नेट बल लगता है उसका मान तो होता है 0, और जो बलागुण लगता है टोर उसका मान होता है PE sin थीटा। यानी जब समरूप विद्युत क्षेत्र में आप विद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो बल तो नहीं लगेगा बच्चों, 0 है उसका मान तो, और बलागुण कार्य करेगा। यदि यही आपका असमरूप विद्युत क्षेत्र होता तो इसमें आपका बल भी लगता
और आपका बला गुण भी लगता, लेकिन अब फिलहाल क्या लगेगा आपका सिर्फ बला गुण, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आवेश क्यों r त्रिज्या की एक गाउसीय गोलाकार सतह से घिरा हुआ है। ये मान लीजिए एक r त्रिज्या की गाउसीय गोलाकार सतह है जिससे एक क्यों आवेश घिर रहा है, राइट। यदि त्रिज्या क्या कर दे हम 2 गुना, यानी कि हमने त्रिज्या कितनी कर दी 2r कर दी। अब भी आवेश इसके अंदर ही रखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपसे कह रहा है तो बाह्य फ्लक्स यानी बाहरी फ्लक्स बताना है, विद्युत फ्लक्स का मान आपको बताना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी जो फ्लक्स होता है भाई वो कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, यानी कि माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए आपने ना आवेश को नहीं बदला, आवेश पहले भी क्यों था अब भी क्यों है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि गाउस का जो नियम है, गाउस का जो फ्लक्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, वो आवेश पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। इसीलिए बच्चों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें नो चेंज आने वाला है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गाउसीय गोलाकार अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, गोले में कुल फ्लक्स आपको बताना है। मान के चलिए ये आपका एक गोला है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस का क्यू। आपसे फ्लक्स पूछा है, फॉर्मूला है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको सिग्मा क्यू निकालना है। सिग्मा क्यू क्या है आपका आवेशों का कुल योग, एक आवेश प्लस का है एक आवेश आपका माइनस का है, तो सिग्मा क्यू आपका कितना आने वाला है भाई आपका 0 आने वाला है। तो फाई बराबर में 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का आप भाग लगाते हो तो क्या मिलेगा आपको 0, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि शून्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है। तो राइट संबंध होता है E बराबर में माइनस का dV बटा में dx, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि EA अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति है, यानी कि EA ये अक्ष पर, अक्ष की बात कर रहा है, अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव का तीव्रता आती है 2kp बटा में r का क्यूब। और आपसे कह रहा है ई क्या है मध्यवर्ती रेखा। मध्यवर्ती रेखा का मतलब होता है निरक्ष की बात कर रहा है, तो इस पर फॉर्मूला आता है kp बटा में r का क्यूब। तो यहाँ से आप मान उठाकर वहां रखते हो तो ई बराबर में आपका 2e हो जाएगा, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। निर्भर जिस पे नहीं करती है वो आपको बताना है। देखो मैं आप सभी को बता, धारिता जो फॉर्मूला आता है वो C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में d होता है, राइट। ये ना प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है और ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है और प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है, बट ये प्लेटों की धातु पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान होगा, घटता है बढ़ता है वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, निर्वात में धारिता का फॉर्मूला आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जब आप उसमें माध्यम भर देते हो तो धारिता मान लीजिए Cm है नहीं माध्यम की धारिता, तो फॉर्मूला आता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को आप कह सकते हो C निर्वात की धारिता, तो C गुणा होगा पराविद्युतांक से, तब आपकी आएगी माध्यम की धारिता। तो बच्चों डेफिनेट है, इसका मान तो ज्यादा आएगा ही नहीं, बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर होता है। तो आप मैच कीजिए तो आपको फोर्थ ऑप्शन नजर बिल्कुल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विद्युत विभव का V में सूत्र है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर में W अपॉन में
क्यू। डब्ल्यू है कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा में विस्थापन बटे में क्यू। बल की विमा होती है m1 L1 T-2, विस्थापन की हो जाएगी भाई L1। और ये आवेश है, आवेश की विमा कैसे निकालोगे, धारा के फॉर्मूले से, I बराबर में Q अपॉन में T। तो Q निकालोगे तो यहाँ से आएगा I गुणा में T। धारा की विमा हो जाएगी A1 और टाइम की हो जाएगी T1। तो इसको आप सोल्व करते हो ना, तो आपकी जो विमा आने वाली है वो आएगी m1 L2 T-3 A-2, ये आपकी विमा आ जाएगी। तो देख सकते हो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है बहुत कम, बहुत अधिक, परिवर्तनीय, स्थिर। तो इसलिए आपका ये स्थिर हो जाएगी। तो डेफिनेशन पूछ लिया यारो ओम के नियम की। देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आप सभी से, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीट स्टोन ब्रज अधिक सटीक क्यों है। देखो व्हीट स्टोन से तो आप सभी ने पढ़ा होगा एक शून्य विच्छेद विधि, कौन सी विधि, शून्य विच्छेद विधि पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप सभी से, आपसे कह रहा है अपवाह वेग BD किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। तो देखिए अपवहन वेग का फॉर्मूला आता है VD बराबर माइनस का E टोर अपॉन में M। तो जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, समानुपाती। इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। देखिए किरचॉफ ने ना दो नियम दिए थे, तो फर्स्ट नियम और एक दिया था सेकंड नियम। जो फर्स्ट नियम होता है वो तो आपका होता है आवेश संरक्षण पर आधारित, और जो सेकंड नियम होता है वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में, देखो जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन होता है, कौन संयोजन भाई, श्रेणी संयोजन, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। श्रेणी संयोजन धारा होती है वो तो होती है समान, और जो विभव होता है वो होता है आपका अलग अलग। तो धारा समान होगी भाई, तो प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान है, ये बिल्कुल बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं, यदि सेलों को एन सेल है उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अधिक वोल्टेज प्राप्त होगी, अधिक धारा प्राप्त होगी, कम वोल्टेज प्राप्त होगा, या फिर हमें कम धारा प्रवाहित होगी, यानी कम धारा का मान प्राप्त होगा, ये आप सभी को बताना है। तो याद रखिए जब हम एन सेलों को समांतर क्रम में, कौन से क्रम में भाई, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो जो धारा का मान है वो अधिक होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता है। याद रखिए जो मैग्नीन की जो प्रतिरोधकता होती है वो तो आप 5 से क्या होती है, लगभग स्वतंत्र होती है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या कह रहा है आप सभी से, 6.4 एम्पीयर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, मतलब आपसे एन का मान पूछा जा रहा है। भाई एन का मान पूछा जा रहा है तो एन का मान तो निकलता है आवेश के क्वांटीकरण फॉर्मूले से, Q बराबर एन ही यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो एन का फॉर्मूला बन जाएगा Q बटा में E। E से तो आप परिचित हो ही, ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बात है किसकी, आवेश की। आवेश कैसे निकलेगा, धारा का मान दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है I बराबर में Q अपॉन में T। तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा I गुणा में T। तो जो नया फॉर्मूला बनने वाला है वो आपका बन जाएगा N बराबर में I गुणा में T बटा में T। T है यहाँ पर है ना, और ये आपका हो जाएगा E। तो देखिए आगे आप कैसे करने वाले हो, I का मान कितना है 6.4 गुणा में टाइम है आपका 1 सेकंड, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻⁹ पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, 16 का भाग चला जाएगा 64 में कितनी बार, 4 बार, ये ऊपर जाएगी पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 4 गुणा 10 की पावर 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। याद रखिएगा हमेशा होता है वृत्ताकार, यानी कि वृत्तीय
पथ हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है सभी से। त्रिज्या r के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो r के समानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r स्क्वायर के समानुपाती या फिर r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए तो चुंबक क्षेत्र का मान होता है वो होता है B बराबर में न्यू नोट n I बटे में होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2r कर लीजिएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है। तो ये कंडीशन क्या बता रही है, यदि आवेशित कण चुंबक से लंबवत चलता है, यदि आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के समांतर चलता है, यदि आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण पर गति करता है, यदि आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर गति करता है। मैं आप सभी को बता दूं जो चुंबक के बल लगता है किसी भी पार्टिकल पर वो होता है एफ बी बराबर में क्यू वी वी साइन थीटा। अब वो कह रहा है कोई बल नहीं लगता, इसका मतलब क्या है, बल का मान 0 आएगा। और बल का मान 0 कब आ सकता है, जब आप यहाँ पर थीटा का मान कितना जमाओगे 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है भैया समांतर की बात की जा रही है, इसीलिए आपका समांतर ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। एक टोरॉइड परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है, इसकी घुमावों की संख्या से, विद्युत धारा के, त्रिज्या के, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी ने परिनलिका और टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ा होगा, बी बराबर में होता है न्यू नोट एन आई, यानी डिपेंड करता है घुमावों की संख्या यानी फेरों की संख्या पर, धारा पर, और साथ के साथ बच्चों त्रिज्या नहीं है। देखो यहाँ पर माध्यम है, त्रिज्या यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए आपका त्रिज्या यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, टकला होता है, टकला मतलब टेस्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एक ही दिशा में दो समांतर चालकों से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों चालकों में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं तो आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दो समांतर धारावाही चालक तार है, यदि उनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल लगता है भाई आकर्षण, और यदि धारा क्या है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल लगता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ बोला है एक ही दिशा में तो लगेगा आकर्षण, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। एक विद्युत ले जाने वाले लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता। ये आपसे पूछा जा रहा है किस पर वो निर्भर नहीं करता है। देखिए ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, यदि आप सभी ने डेरिवेशन करी होगी तो वहां पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला आया होगा, टोर बराबर में NIAP साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला आता है। तो देखिए लूप के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, धारा पर भी ये निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन जो बचा आपका लास्ट फाइनल, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार, तो एम्पियर का परिपतीय नियम कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो मान होता है वो निर्वात की चुंबकनशीलता और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है लोहा, निकिल और कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, चांदी और सोना। तीन राशि जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं आप सभी को बता दूं जो तीन राशियां होती है वो आपके पृथ्वी के चुंबकत्व होती है। जो तीन राशियों का नाम है आप सभी ने पढ़ा होगा, तो दिक्पात कोण, एक नति कोण जिसे आप नमन कोण भी कहते हो, और एक आपका क्षैतिज घटक। तो ये तीन होते हैं बच्चों, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर जगह स्थिर, गलत बात है। हर जगह शून्य, गलत बात है। बहुत अधिक मान वाले, गलत बात है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर
भिन्न होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण क्रम से होते हैं। ये आपके 90 और 0 डिग्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वयं प्रेरकत्व की भूमिका तुल्य है, संवेग का या फिर ये बल का, ऊर्जा का, जड़त्व का। तो याद रखिए आपका होता है जड़त्व का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का पालना करता है। ये भी आपका ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए ध्यान से। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और कहा है कि दिए गए चित्र में सीधे तार ए से बी की ओर धारा के परिमाण में वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी इस डायरेक्शन में यदि धारा प्रवाहित हो रही है और लूप में आपसे पूछ रहा है प्रेरित धारा दिशा, तो वो हमेशा होती है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में। यदि यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होती धारा की तो फिर आता आपका वामावर्त। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट एंड फाइनल है, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है, मात्रक आपको बताना है। देखिए एक तो आपका होता है स्वयं प्रेरकत्व, एक होता है आपका अन्य प्रेरकत्व। दोनों ही प्रेरकत्व है, दोनों का ही मात्रक सेम है और मात्रक होता है हेनरी। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बच्चों ये थे आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का कंसेप्चुअल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सॉल्यूशन काफी पसंद आया होगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।